गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं, फिर इसके टाइप देखेंगे और उसके अंदर जो हमने एक समझा था उसका भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा था कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन इज व्हाट? इट इज नथिंग बट केमिकल symbolic representation of chemical reaction. What is the chemical equation? Chemical equation is what? Chemical equation is a symbolic representation of chemical equation. ठीक है, chemical equation जो हम लिखते थे बेटा वर्ड फॉर्मेट में या तो सेंटेंस फॉर्मेट है, इसका symbolic representation जो है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि भाई केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के पढ़े थे हमने। दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैलेंस और दूसरा होता है अनबैलेंस। तो अनबैलेंस किसको बोलते हैं? तो कि नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन राइट हैंड साइड। दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होंगे? अलग अलग। लाइक लेफ्ट हैंड साइड 5 है तो राइट हैंड साइड कितने होंगे? 5 से कम या तो 5 से ज्यादा, बट इक्वल टू 5 होंगे नहीं। तो इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसको लिखने का तरीका कैसा था तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, आज जो हम सीखेंगे वो क्या होगा? हाउ टू राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था? वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या होता है बेटा? जब कोई हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो इसके अंदर बेटा एक एरो पुट किया जाता है जो क्या दिखाता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के चेंजेस जो है उस चेंजेस को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एरो का यूज करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एरो पुट किया जाता है जो दिखाता है कि भाई रिएक्टेंट्स के अंदर से कुछ कुछ चेंजेस होके नया एक चीज बन रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट बनने तक के जो चेंजेस है उस चेंजेस को डिनोट किया जाता है एरो से। ठीक है, और वो एरो कहां पर रखा जाता है? इन दोनों के बीच में। ठीक है, प्लेस बिटवीन देम। देम का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने क्या देखा था? एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है रिएक्टेंट्स और उसके बीच में क्या सिंबल पुट किया जाता है? प्लस का। जब वो मोर देन वन हो गए तब मोर देन वन रिएक्टेंट्स है तो उसको दिखाने के लिए बीच में क्या पुट किया जाता है? प्लस। तो देखते हैं रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट किस तरफ लिखा जाता है? राइट हैंड साइड, और उसके बीच में भी क्या पुट किया जाता है? प्लस का सिंबल पुट किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एरो हेड क्या दिखाता है बेटा? एरो का जो हेड था वो क्या दिखाता है? लास्ट में हमने देखा था बेटा, एरो हेड डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किससे किस तरफ हो रही है वो डिनोट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? एरो का हेड यूज किया जाता है। ठीक है, तो एरो हेड ऑलवेज आपका रिएक्टेंट से किस तरफ होगा? प्रोडक्ट की ओर ही होता है। हेड जो होता है ऑलवेज किस तरफ होता है? प्रोडक्ट की ओर, जो दिखाता है कि रिएक्शन ऑलवेज रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट की ओर ही जाता है। समझ में आया बेटा? तो केमिकल रिएक्शन के अंदर एरो हेड का काम क्या था बेटा? वो डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन डिनोट करता है। ठीक है बेटा, चलो अभी यहां पर देखो बेटा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ एलिमेंट रिमेन सेम ऑन बोथ साइड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी बेटा एक रूल है, इस रूल का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि एक ऐसा रूल है बेटा, ये रूल क्या दिखाता है कि लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास सेम होना चाहिए। अभी रूल प्रॉपरली कुछ ऐसा है कि ना तो आप मास क्रिएट कर सकते हो ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो वो देख लेते पहले कि देयरफॉर बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट के अंदर जो मास है वही मास किसके बराबर होना चाहिए? इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए। अगर दी लेफ्ट हैंड साइड का मास मान लो कि 1580 AMU है तो वैसे ही राइट हैंड साइड का भी कितना होना चाहिए? 15 AMU ही होना चाहिए, उससे ज्यादा या कम होना चाहिए नहीं। तो कहने का मतलब है कि वही रिएक्टेंट्स का जो मास है वही मास किसका होना चाहिए? प्रोडक्ट का होना चाहिए। ठीक है, वो कौन बोलता है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ है वो क्या है? लॉ कुछ ऐसा है कि भाई मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका मास रिएक्टेंट्स के अंदर जो प्रेजेंट है एलिमेंट उसके मास के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ही हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनता है। अब इसको समझे कैसे? मास इक्वल कब होगा?
जब नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक मास भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम अगर आप इक्वल कर देते हो तो नंबर ऑफ मास भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मास किसके ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ एटम के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम अगर आपके पास है तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, मास। तो जितने आपके पास नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही नंबर ऑफ लेफ्ट एटम आपको किस तरफ मिलना चाहिए, राइट हैंड साइड। तो आपका एटॉमिक मास जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसको अगर मैं अदर वर्ड्स के अंदर देखो तो क्या होगा, टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, हम इसको अगर ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसकी फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के साथ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, चलो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम मैंने क्या लिया था, मैग्नीशियम का रिबन, रिबन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। ये क्या था, पाउडर था, तो पाउडर यानी कि सॉलिड फॉर्म हुआ, तो उसकी फिजिकल स्टेट उसके साथ लिखी जाती है नीचे की ओर। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास जो है, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी स्टेट सॉलिड स्टेट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या नोटेशन यूज किया जाएगा, एस। जैसे कि यहाँ पर देखो मैग्नीशियम सॉलिड था तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया, एस। वैसे ही कोई लिक्विड वाला होगा, सॉरी गैस वाला होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जी यूज करते हैं। अगर यदि मैंने कोई लिक्विड लिया लाइक वाटर लिया है तो वाटर के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एल यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुड। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर यदि केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है, ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, उसकी फिजिकल स्टेट साथ में लिखेंगे। मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर 3 डिसएडवांटेज था, उसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या था, फिजिकल स्टेट, जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि साथ में फिजिकल स्टेट मेंशन कर दो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी स्टेट का, मतलब कौन सा कंपाउंड जो लिया है कौन सी स्टेट में है। तो आप नीचे देखोगे तो तुरंत पता चल जाएगा भाई मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस में, जो मुझे मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो पहला फिजिकल स्टेट का तो आपको पता चल गया। ठीक है, फिर दूसरी लिमिटेशन मैंने आपको क्या बताई थी, उसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं वो हमें पता नहीं चल सकता था, लेकिन जब आप इसको बैलेंस करोगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम एंड राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इक्वेशन सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं एक्यू। वापस से इसको समझ लेते हैं, सॉलिड होगा तो इसकी जगह पे एस यूज किया जाएगा, गैस होगा तो इसकी जगह पे यूज किया जाएगा जी, अगर यदि वो लिक्विड है तो उसकी जगह पे यूज किया जाएगा एल, अगर यदि वो एक्यूअस है इसकी जगह पे यूज किया जाता है एक्यू। अभी लिक्विड में और एक्यूअस सॉल्यूशन के अंदर एक फर्क होता है। लिक्विड का मतलब क्या होगा, उसका प्योर नेचर जो है वो क्या होगा, लिक्विड होगा, लाइक वाटर। वाटर जो है क्या है, कौन से फॉर्म में पाया जाता है, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड होता है, तो उसकी जगह पर हम क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। बट अगर यदि मैं मेरा सॉल्ट जो है नमक को पानी के अंदर ऐड कर दूंगा, फिर जो मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो उसको मैं क्या लिक्विड बोलूंगा, नहीं, इसको हम बोलेंगे एक्यूअस। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास जो सॉल्ट था बेटा, सॉल्ट वाटर था, सॉल्ट वाटर जो बनाएगा बेटा, वो सॉल्ट वाटर क्या ओरिजिनल में लिक्विड में मिलता है आपको, सॉल्ट क्या आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है, नहीं, वो सॉलिड स्टेट में होता है, बट इसको हम पानी के अंदर डाल के क्या करते हैं, लिक्विड बनाते हैं। तो पानी के अंदर डाल के अगर यदि कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इसको बोला जाता है एक्यूअस सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, एक्यूअस सॉल्यूशन। तो इसकी वजह से हम इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, एक्यू। कोई भी एसिड होता है बेटा, लाइक मान लो कि मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मिलता है लिक्विड में, प्योर फॉर्म इसका लिक्विड नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक गैस होता है, इसको वाटर में से पास किया जाता है तब जाके क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो गैस था उसको मैंने किस में से पास किया, वाटर में से, तब जाके क्या बना, एसिड। तो एक कहां पर बना था, पानी के अंदर, ओरिजिनली में लिक्विड नहीं था बेटा, HCl प्योर फॉर्म में लिक्विड नहीं था, बट इसको लिक्विड के अंदर पास करके बनाया गया था, तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या लिखा जाता है, एक्यू लिखा जाता है। ठीक है, तो एक्यूअस का मतलब क्या होता है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भाई समटाइम्स रिएक्शन कंडीशन सच एज अ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट एटसेट्रा आर इंडिकेटेड अबोव और बिलो द एरो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर यदि आप केमिकल रिएक्शन करने के लिए कोई टेम्परेचर यूज कर रहे हो, वहां पर आप गर्मी दे रहे हो, तो कितना टेम्परेचर यूज कर रहे हो वो आपको एरो के ऊपर लिखना होगा। लाइक मान लो कि अगर तुम्हें बर्फ को पिघालने के लिए मान लो कि वेपर करना है, ठीक है, मेरे पास क्या है, वाटर है, लिक्विड फॉर्म में, उसमें से मुझे क्या बनाना है, वेपर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। भाई टेम्परेचर कितना है वो मुझे कैसे पता चलेगा, मैंने कितना टेम्परेचर दिया मुझे कितना कैसे पता चलेगा,
तो वो जो टेम्परेचर दिया है वो आपको इसके ऊपर लिखना पड़ेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो भी टेम्परेचर आप केमिकल रिएक्शन के दौरान यूज करते हो वो आपको एरो के ऊपर लिखना होता है। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पर कभी कभी प्रेशर यूज करते हो तो प्रेशर कितना है, लाइक 20 बार, वट जो भी प्रेशर आप यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वट ये सारे यूनिट है, बार, एटीएम, जो भी हो बेटा सारे के सारे क्या है, यूनिट के, सॉरी प्रेशर के यूनिट है। ठीक है, तो जितना भी प्रेशर आप बेटा यूज करते हो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज लाइक अ दलाल बेटा। दलाल जो हम बेटा होता है प्रॉपर्टी डील करवाने के लिए जो हम दलाल यूज करते हैं बेटा, ठीक है, वैसे ही बेटा दो केमिकल के बीच में रिएक्शन करवाने के लिए कोई कंपाउंड यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है कैटलिस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है, इसको एक और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है बेटा, मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ के अंदर का। ठीक है, मैरिज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉय है और एक गर्ल है। ठीक है, और एक बात है बेटा अरेंज मैरिज की। तो मान लो कि एक बॉय है और एक गर्ल है, इन दोनों की शादी करवानी, तो बॉय और गर्ल डायरेक्ट एक दूसरे से तो मिलते नहीं, उसके बीच में कोई रिलेटिव्स जो होता है वो क्या करता है, या तो गर्ल का रिलेटिव होगा या तो बॉय का रिलेटिव होगा। तो वो क्या करते बेटा, ये बीच वाला रिलेटिव जो होता है बॉय का भी होता है और गर्ल वाले की साइड का भी होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इस बॉय की बात यहां पर छेड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के रिएक्शन करवाने के लिए यूज किसका किया जा रहा है, कौन रिएक्शन करवा रहा है, ये बीच वाला जो आदमी है वो क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच के अंदर क्या करवा रहा है, रिएक्शन करवा रहा है। बट क्या मैरिज के अंदर ये कोई पार्टिसिपेट करेगा? मंडप में ये थोड़ी ना बैठने वाला है, मंडप में बैठेगा कौन, बॉय एंड गर्ल। वैसा ही बेटा कैटलिस्ट क्या होता है, दो एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में क्या करवाता है, रिएक्शन करवाता है, लेकिन खुद बीच में जाता नहीं। कहने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट सिर्फ दोनों के बीच की रिएक्शन या तो झड़पी बनाता है या तो स्लो बनाता है। मतलब स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो मेंटेन करता है कौन, कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, कभी कभी मान लो कि दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं हो रही तो कोई एक एलिमेंट यूज किया जाता है कि जो दोनों के रिएक्शन करवा दे, इसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। बट रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर वो कैटलिस्ट कहीं पर भी मेंशन किया जाता नहीं। ठीक है, आगे हम बेटा एग्जांपल जब देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैटलिस्ट था। ठीक है, वो देख के आपको तुरंत पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई। तो सारे के सारे आपको कहाँ पर इंडिकेट करना है, एरो के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। भाई गैसियस प्रोडक्ट होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपवर्ड साइड का एरो यूज किया जाता है, एंड जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं उसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड का एरो यूज करते हैं। अभी बात आती है कि भाई प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द प्रेसिपिटेट्स? प्रेसिपिटेट्स क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी इसके बारे में अपना पढ़ा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सस्पेंशन के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था। ठीक है, सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, जब उसको डिसॉल्व किया जाता है तो डिसॉल्व नहीं होता है, बट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, घूमता रहता है। तो जो घूमते रहते हैं वो पार्टिकल्स थे बेटा, इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट्स। क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट्स क्या होता है, लाइक मैं आपको बोलता हूँ कि सॉप वाटर, आप साबुन का जब पानी बनाते हो बेटा तो आपका साबुन जो पूरी का पूरा डिसॉल्व नहीं हो जाता है, बट उसके कुछ पार्टिकल्स जो है वाटर के अंदर घूमते रहते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, जो डिसॉल्व होते हैं नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो था वो क्लियर हो गया। तो अब आगे देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या था बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सिंबल डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। याद करो बेटा, जिंक प्लस HCl। तो यहाँ पर HCl जो हमने यूज किया था वो कंसंट्रेटेड था कि डाइल्यूट, कैसे पता चलेगा, तो आपको वहां पर आगे लिखना पड़ेगा कि डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो कहने का जो मतलब है पता चल गया बेटा। अगर आप डाइल्यूट यूज कर रहे हो तो आगे आपको डाइल लिखना है, कंसंट्रेटेड यूज कर रहे हो तो आगे आपको क्या लिखना है, कौन लिखना है। ठीक है, जो भी एसिड है वो एसिड का फॉर्म आपको आगे लिखना पड़ता है। डाइल्यूट है तो DIL, कंसंट्रेटेड है तो CON, एंड देन आफ्टर आपने जो एसिड यूज किया उसका नाम। HCl यूज किया तो HCl, H2SO4 यूज किया तो H2SO4, बट इसके आगे उसका टाइप लिखना है कि डाइल्यूट वाला था कि कंसंट्रेटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, केमिकल चेंजेस कैन बी इंडिकेटेड बाय राइटिंग हीट। ठीक है, अगर यदि कहीं हीट रिलीज हो रही है, देने वाली बात नहीं बेटा, अगर यदि आप टेम्परेचर देते हो वो नहीं। मैंने आपको बताया था कि भाई एक देखो बेटा, आगे हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे कि जिसके अंदर हम क्या होगा, हीट हमको मिलती है, रिएक्शन होने के बाद गर्मी मतलब रिलीज होती है।
ठीक है, तो वहां पर आपको प्लस हीट करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख लो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डालते हैं बेटा, तो उसमें से बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वहां पर लॉट्स ऑफ हीट रिलीज होती है। अगर आप उस कंटेनर का हाथ से टच करोगे तो आपको कंटेनर एकदम हॉट लगेगा, गर्म लगेगा, जो दिखाता है कि पहले इतना गर्म नहीं था, बट आफ्टर रिएक्शन वो गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर लॉट्स ऑफ हीट रिलीज हो रही है। ठीक है बेटा, फिर मान लो कि हमने जिंक ग्रेन्यूल्स वाला देखा था, जिंक के रिएक्शन एसिड के साथ करवाई थी, तो मैंने H2SO4 डाइल्यूट लिया है, तो आगे मैं क्या लूंगा, DIL लिखूंगा, और वहां पर मेरा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो गैस जो अगर रिलीज हो रहा है वहां पर क्या डिनोट किया जाता है, एरो अपवर्ड किया जाता है। ठीक है, अगर तो यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट्स होते तो क्या करते हैं, अपवर्ड की जगह पे क्या करते हैं, डाउनवर्ड करते हैं। अपवर्ड क्यों किया जाता है, ये गैस क्या हो जाता है, ऊपर निकल जाता है, इसकी वजह से वहां पर क्या किया था, अपवर्ड एरो लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था पूरे का पूरा बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले से देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले सब इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवाइज कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट बेटा, 1 मिनट इसको क्लियर करने की ट्राई करते हो जाता है तो। चलो, सबसे पहले हमने क्या देखा था, अ वर्ड इक्वेशन shows the change of reactants to product through arrow placed between them। इसका मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जो चेंजेस होता है वो दिखाने के लिए हम इन दोनों के बीच में क्या पुट करते हैं, एरो पुट करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा था, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, प्लस का सिंबल रखा जाता है। ठीक है, देन आफ्टर दूसरा क्या था, सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटर्न राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। राइट हैंड साइड जब लिखते हैं तो इसके बीच में क्या यूज करते हैं, प्लस का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा होता है तब। फिर देखते हैं, देयर आर एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट बिकॉज इट शोज डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो दिखाता है कि भाई रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट जो बन रहा है तो प्रोडक्ट की और एरो रखा जाता है, जो डिनोट करते हैं एरो केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन, रिएक्टेंट से किस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट रिमेन द सेम ऑन बोथ साइड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों? अगर ये अलग अलग हो गए तो क्या होगा, मान लो कि इस तरफ 5 है और इस तरफ 3 है, तो बेटा इस तरफ का मास निकालोगे और इस तरफ का मास निकालोगे, क्या होगा, अलग अलग होगा। सिंपल सी बात है बेटा, दोनों तरफ के एटम अलग अलग है तो दोनों तरफ का मास भी क्या आएगा, अलग अलग ही आएगा। ठीक है, बट हमारा बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, दोनों तरफ का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब इस तरफ 5 है तो इस तरफ भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। अब समझ में आया बेटा, नंबर ऑफ एटम क्यों सेम रखते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि भाई दोनों तरफ का मास क्या होना चाहिए, सेम, और वो तभी हो सकता है जब दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं तब। अब आगे देखते हैं, therefore by the law of conservation of mass is that the total mass of element present in a product has to be equal total mass of element present in a reactants। इसका मतलब क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट के अंदर का जो टोटल मास है वो रिएक्टेंट्स के अंदर जो एलिमेंट है उसके टोटल मास के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे हमने क्या देखा था, केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट जो है उसके साथ में नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद देम देयर केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अगर यदि हमने सॉलिड स्टेट का कंपाउंड यूज किया है तो उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एस से करेंगे। अगर यदि मैंने गैसियस फॉर्म लिया है तो गैसियस फॉर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे, जी यूज करेंगे। अगर यदि मैंने जो कंपाउंड लिया वो लिक्विड में होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। अगर यदि मैंने कोई कंपाउंड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करके बनाया है, यानी कि एक्वियस सॉल्यूशन बनाया है, तो उस एक्वियस सॉल्यूशन को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्यू यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था बेटा, समटाइम्स हम कुछ कंडीशन से अप्लाई करते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर या तो फिर कैटलिस्ट, इन सब का यूज करते हैं। तो वो सारी की सारी कंडीशंस आपको एरो के ऊपर या तो फिर बिलो आपको क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। ठीक है बेटा, इंडिकेट करना होता है। फिर आगे हमने क्या देखा था, गैसियस प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, गैसियस प्रोडक्ट के बाजू में अपवर्ड साइड एरो दिखाते हैं, एंड प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं। समझ में आया। फिर नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला था, कंसंट्रेटेड है या तो फिर डाइल्यूट है, जो भी आपने एसिड या बेस यूज किया है वो आपको आगे लिखना पड़ेगा। डाइल्यूट यूज किया है तो DIL और कंसंट्रेटेड यूज किया है तो CON। ठीक है, फिर हमने देखा था कि अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है तो वहां पर आपको प्लस हीट लिखना पड़ेगा, ताकि केमिकल रिएक्शन देखने वाले को पता चलेगा
कि यहाँ पर आपको हीट मिल रही है, मतलब आपको जब रिएक्शन हो जाएगी तो वहाँ पर गर्मी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हम इसको देखेंगे कि भाई केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के एटम और राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, सेम होंगे। इसकी वजह से उसके टोटल मास भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हम बेटा रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ तक हम रखते हैं बेटा। आज के सेशन के अंदर हमने सीखा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। अगर यदि कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिवाइंड करो, बार बार देखते जाओ और देखो कि यहाँ कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, उस पार्ट को 2-3 बार रिवाइज करो तो अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है बेटा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे ही क्लास में मिलेंगे तब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तब तक बेटा गुड डे एंड टेक केयर।